Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are resuming our session. In the previous session, we have discussed some definitions of the Sindh Factories Act 2015, and we have just mentioned the section number 3 of the same act. अच्छा, अब हम इस डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सेक्शन 4 और सेक्शन 4 में अगर हम देखें तो हेडिंग है सीजनल फैक्ट्रीज। अब तक हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन देख ली है। अब फैक्ट्री की डेफिनेशन के बाद फिर एक सीजनल फैक्ट्री आ रही है। अब सीजनल फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं और सीजनल फैक्ट्री की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, तो जब हम इसे पढ़ लेंगे तो शायद हमें क्लियर हो जाए कि सीजन फैक्ट्री को अलग से डिफाइन करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। जहन में रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को, किसी प्रेमिसेस को फैक्ट्री के तौर पर क्लेम करते हैं तो इस एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगी। टाइमिंग से हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस के हवाले से, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग को अप्लाई करनी पड़ेंगी। शॉप में कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं होती। इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़े इन्हांस करने पड़ेंगे आपको। सीजनल फैक्ट्री अगर है, कुछ देखें, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि इधर मेंशन किए गए हैं, जो कि साल में 12 महीने नहीं चल सकते। कॉटन जिनिंग है, जूट प्रेसिंग है, या शुगर मिल्स हैं, ये साल में कुछ महीने ही ऑपरेट करते हैं। आप ऑफ सीजन इस पे काम नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा, फाइनेंशियल बर्डन है, सिर्फ लॉस है। क्योंकि इस वक्त फॉर एग्जांपल शुगर क्रशिंग सीजन अगर शुरू हो रहा है, जैसे इस वक्त शुरू हो गया, ये नवंबर दिसंबर में ये सीजन होता है, फिर इस वक्त नई फ्रेश चीनी मार्केट में आना शुरू हो जाती है। जून जुलाई में आप कर नहीं सकते, जून जुलाई में आपके पास शुगर केन मौजूद नहीं है, शुगर केन मौजूद नहीं तो फिर आप क्या प्रोसेस करेंगे? फैक्ट्री में से वर्कर्स को बुलाएंगे, सुबह से शाम तक बिठाएंगे, सैलरी देंगे, वापस कर देंगे? नहीं। तो इस किस्म के प्रोसेसेस के लिए सीजनल फैक्ट्रीज की डेफिनेशन आती है, मतलब वो फैक्ट्री जो कि आप साल के 12 महीने नहीं चलाते हैं। या अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें, नॉट द डेफिनेशन बट द डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन ये कह रही है कि ऐसी फैक्ट्रीज, मतलब वो जो हमने ऊपर फैक्ट्री की डेफिनेशन देखी थी, इसमें सारी चीजें, पावर बीट, मोर देन 10 वर्कर, प्रीमिसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब अप्लाई हो रहा है, लेकिन साल में 12 महीने वो काम नहीं कर रहे। तो उस सूरत में आप सीजनल फैक्ट्री की टर्म इस्तेमाल करते हैं, जहां पर सिर्फ कॉटन जिनिंग हो रही है या सिर्फ फ्रूट प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब फ्रूट का एक पर्टिकुलर सीजन है, उसके बाद साल के 12 महीने पर्टिकुलर फ्रूट नहीं आ रहा। या आप शुगर मिल्स की बात करें तो इन्हें आप सीजनल फैक्ट्री बोलेंगे। जी, आवाज का मसला हो रहा है? यस सर। अच्छा, मैं 1 मिनट में पोजीशन, मैं अपना इंटरनेट सही करता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब कुछ बेहतर हो जाएगी आवाज। बहरहाल, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सीजनल फैक्ट्रीज। सीजनल फैक्ट्री में हम उन फैक्ट्रीज को देख रहे हैं, मतलब आप सीजनल फैक्ट्री किन्हें कह रहे हैं? उन फैक्ट्रीज को जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साल के 12 महीने कंटिन्यू नहीं रह सकता। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सीजन डिपेंडेंट नहीं होती, साल के 12 महीने काम हो सकता है। इसी तरीके से आप टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें, गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, साल के 12 महीने काम कर सकते हैं। तो इसे आप सीजनल फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ शुगर मिल्स हो गई, कॉटन प्रोसेसिंग मिल्स हो गई, कुछ फ्रूट प्रोसेसिंग चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर तो आप सिर्फ उसी वक्त काम कर सकते हैं जब उस सीजन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो अवेलेबल हो। तो इन्हें आप सीजनल फैक्ट्री बोलते हैं। अब सीजनल फैक्ट्रीज और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज का ये सिलसिला होता है कि टर्म देखिएगा, टर्म या तो सिर्फ फैक्ट्री की इस्तेमाल होगी या सीजनल की इस्तेमाल होगी। नॉन सीजनल फैक्ट्री की टर्म कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही होगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अ, जब हम सीजनल फैक्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि साल में कुछ अरसे के लिए ही ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स थोड़े डिफरेंट हो गए। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि वर्किंग आवर्स दोनों के अलग होंगे और वर्कर्स के वर्किंग आवर्स भी इसमें डिफरेंट होंगे। अच्छा, फिर एक कंडीशन ये है कि जो सीजनल फैक्ट्रीज हैं, सीजनल फैक्ट्रीज में 180 दिन से ज्यादा काम नहीं होगा। 180 180 वर्किंग डे से ज्यादा काम नहीं होगा। लेकिन कभी कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं
जहाँ पर सीजनल फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वहाँ 180 डेज से ज़्यादा काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट के पास अगेन पावर है कि जहाँ पर के 180 डेज के अलावा भी काम हो रहा है, सीजनल फैक्ट्री है, लेकिन आप उसे 180 देखें 180 डेज से ज़्यादा काम होगा तो फिर आप उसे सीजनल फैक्ट्री का नाम नहीं देंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है इसमें यही मेंशन है कि 180 डेज से कम काम होगा तो आप सीजनल फैक्ट्री बोलेंगे, 180 डेज से ज़्यादा काम होगा तो सीजनल फैक्ट्री नहीं है ना, फिर आप साल के 12 महीने नहीं, 8 महीने 9 महीने तक काम करा सकते हो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास से पावर है कि वो 180 डेज से कम वाले को सीजनल फैक्ट्री भी कह सकते हैं, सीजनल फैक्ट्री हटा भी का लेबल भी हटा सकते हैं, 180 डेज प्लस जो फैक्ट्री काम कर रही है उसे भी सीजनल फैक्ट्री का नाम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर लें, बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए सीजनल फैक्ट्री आप किसे कह रहे हैं? सीजनल फैक्ट्री आप कह रहे हैं उन फैक्ट्रीज को जहां पर इनमें से कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक चीज। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सीजनल फैक्ट्री में 180 डेज से ज्यादा काम नहीं हो रहा होगा, ठीक। और बाकी इधर जो कुछ लिखा हुआ है, इधर गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट अपने पास पावर रखी हुई है कि किसी भी फैक्ट्री को वो सीजनल फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी फैक्ट्री से सीजनल फैक्ट्री का स्टेटस वापस ले सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल फैक्ट्रीज होती हैं फैक्ट्री का स्टेटस होता है, मतलब सीजनल फैक्ट्री के बजाय अब उसे सिर्फ फैक्ट्री बोले, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसमें यही बात लिखी हुई है। तो इधर आप दो चीजें ध्यान में रखिए कि सीजनल फैक्ट्री के हवाले से नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऊपर लिखा हुआ है और नंबर ऑफ डेज, इट शुड नॉट एक्सीड 180 डेज। ठीक, इसी तरीके से सेक्शन 5 में आइएगा, यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि फैक्ट्री या फैक्ट्री के किसी पार्ट को आप फैक्ट्री डिक्लेयर करें, किसी प्रेमिसेस को किसी प्रेमिस को डिक्लेयर ना करें। फॉर एग्जांपल एक आपकी फैक्ट्री है उसी में आपने एक फार्मिंग का भी सिलसिला किया हुआ है, फूड फैक्ट्री है आपके पास एक बड़ी, उसी प्रेमिसेस के अंदर बड़ा आपने बनाया हुआ फार्म बनाया हुआ है। अब गवर्नमेंट चाहे तो उस फार्म को फैक्ट्री डिक्लेयर करे, फैक्ट्री डिक्लेयर ना करे, आप अप्लाई कर दें कि भाई इसे एग्जाम कर दें। तो इधर मेनली सब चीजें ये पावर्स है पावर्स बताई गई हैं कि कब फैक्ट्री को फैक्ट्री के स्टेटस दिया जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट जहाँ लिखा हुआ है ऊपर डेफिनेशन में क्लियर लिखे, जहां जहां गवर्नमेंट है तो आप इसे सिंध गवर्नमेंट पढ़ें। ठीक, इसे इस पूरे को पढ़ते हुए आएंगे तो बस आप सिर्फ ज़हन में रखें कि जहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बस जरा ज़हन में रख लें, बाकी सिंपल टेक्स्ट है, इसमें कोई ऐसी उलझने की बात नहीं है। जहाँ कोई कंफ्यूजन है कि वहाँ हम थोड़ा टाइम लगा लेंगे। अगेन इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी बात हो रही है। पिछला जो सेक्शन 5 था, सेक्शन 5 का जो फोकस था फैक्ट्रीज का जो स्टेटस है, फैक्ट्री का स्टेटस किसी ऐसी जगह को आप दे रहे हैं जो फैक्ट्री नहीं है। मतलब कोई किसी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, 5 वर्कर काम कर रहे हैं, 5 वर्कर्स पर फैक्ट्री का स्टेटस नहीं जाता, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है, फैक्ट्री का स्टेटस दे सकते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है हर एक को अलग अलग फैक्ट्री डिक्लेयर करें, सबको एक ही फैक्ट्री डिक्लेयर करें, ये भी गवर्नमेंट के पास पावर है। किसी किस्म का कोई चेंज आता है फैक्ट्री में, नेचर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले कोई टेक्सटाइल कंपनी थी, टेक्सटाइल कंपनी के बाद इन्होंने सोचा कि अब टेक्सटाइल कंपनी के बजाय हम कोई और बिजनेस शुरू करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। बस ये है कि ये चीज बतानी पड़ेगी, वर्कर को बतानी पड़ेगी, और उधर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी किस्म का कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, फिर मैं इसे कंक्लूड करूंगा। सर मुझे एक सवाल पूछना था। फॉर एग्जांपल अगर कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सीजनल वर्क हो रहा होता है, 6 मंथ वो कोई और काम कर रहे होते हैं और 6 मंथ कोई और काम कर रहे होते हैं, तो फिर इस सूरत में उस फैक्ट्री को आप कहाँ लाए करेंगे? मतलब वो सीजनल ही होगा या फिर उसे फैक्ट्री के अंदर ही डालेंगे? आपका सवाल बहुत वैलिड है और इत्तेफाक की बात है कि इसका जवाब सामने स्क्रीन पर मौजूद है, बिल्कुल सामने मौजूद है। देखें इसमें यहाँ पर जो बात आ रही है ना ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री, और इन द यहाँ से देखें बल्कि अपॉन अ चेंज ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री और इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें बस ये है कि जैसा आपने कहा कि 6 महीने कोई और काम हो रहा होता है और 6 महीने पहला वाला काम नहीं होगा, सीजनल वेरिएशन आ गई है, दूसरा सीजन है तो दूसरा काम शुरू कर दें। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज किया है और उस वक्त 20 वर्कर काम कर रहे हैं, 20 वर्कर काम कर रहे हैं, तो अब अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसे फैक्ट्री की कैटेगरी में लेकर आए,
फैक्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फैक्ट्री का स्टेटस एग्जाम करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री के स्टेटस आप एग्जाम कर दें। क्योंकि देखिए जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पता चलेगा जहाँ जिस जगह को आपने फैक्ट्री का नाम दिया हुआ है, वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी की जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 54 तक, वो सब अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि फैक्ट्री का स्टेटस हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर फाइनेंसिंग के हवाले से बात करें, जब आप फैक्ट्री के लिए आप लोन वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पर आपको रियलाइजेशन मिलती है। तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ऑप्शंस रखे होते हैं कि कब फैक्ट्री के स्टेटस को एग्ज़ेम्प्ट करने की बात करें और लेकिन डिसीजन है गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं और क्राइटेरिया रखा हुआ है कि किस जगह को आप फैक्ट्री कहते हैं, जिसके लिए आपको किसी किस्म के प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीज़नल फैक्ट्रीज़ आती हैं और सीज़नल फैक्ट्रीज़ के बाद फिर ये वाला स्टेटस आता है कि अगर ऑक्यूपायर कहता है कि फैक्ट्री का स्टेटस चेंज करें, अप्लाई करेंगे फैक्ट्री का स्टेटस हम चेंज करेंगे, हम काम नहीं कर रहे, 6 महीने आप बंद रखेंगे तो ठीक है, फैक्ट्री का स्टेटस चेंज करके सीज़नल फैक्ट्री की तरफ चलाइए आप। या सीज़नल फैक्ट्री में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आपने चेंज किया है तो ठीक है, आपको बस इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक और चीज़ है, वो ये है कि जब सीज़नल फैक्ट्री की हम बात करें तो सीज़नल फैक्ट्री में प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को, लेबर डिपार्टमेंट को आमतौर पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप काम शुरू करना चाह रहे हैं। ये यहाँ लिखा होगा सेक्शन नंबर 10 में। बिफोर वर्क इज़ बिगन इन एनी फैक्ट्री आफ्टर द कमीशन और बिफोर वर्क इज़ बिगन इन एनी सीज़नल फैक्ट्री। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, बिफोर वर्क इज़ बिगन इन एनी सीज़नल फैक्ट्री ईच सीज़न, ऑक्यूपायर को इंस्पेक्टर को एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा जिसमें बताएंगे कि हम काम शुरू कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर डिटेल देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल शुगर फैक्ट्री, शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल ने किसी शुगर मिल ने नोटिस है कि हम 1 नवंबर से अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। खुद अपने तौर पर शुरू नहीं कर सकते बल्कि वो एरिया का जो लेबर इंस्पेक्टर होगा, लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। क्या-क्या चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे? ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं, फैक्ट्री का नाम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस किस्म का है, जिससे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। अभी जो सवाल किया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर चेंज कर रहे हैं, तो वो एस्पेक्ट भी इधर ही कवर होगा। कितनी पावर आपकी इस्तेमाल होगी, कौन एरिया का मैनेजर होगा, नॉट एरिया, फैक्ट्री का जो इंचार्ज है वो कौन होगा, ताकि किसी भी किस्म की कोई खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होती है या अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना पड़ता है तो किससे कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा फिर रूल्स में कोई नई चेंजेस आती हैं, उसके हवाले से अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन माँगी गई है, तो वो बताई जाएगी। इन शॉर्ट, काम शुरू करने से पहले सीज़नल फैक्ट्री में आपको एरिया इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। और नॉन सीज़न नहीं, सिंपल फैक्ट्री अगर है, तो वहाँ भी आपको काम शुरू करने से पहले आपको बताना है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि शटडाउन एंड एनुअल मेंटेनेंस है, 15 दिन के लिए काम नहीं हो रहा, तो फिर आप इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि इन्फॉर्म करने से ज़रूरी है क्योंकि उस दौरान में जो आपके जो डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस को तो आप पेमेंट नहीं करोगे। डेली वेजेस को पेमेंट नहीं करोगे और अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो डेली वेजेस वाले अगर कोर्ट में चले गए, तो वहाँ पर तो यही बात होगी कि भाई आपने शटडाउन का नोटिस दिया था, अगर नोटिस नहीं दिया तो इनकी पेमेंट करो। तो इसलिए आपको कब फैक्ट्री बंद होगी, कब फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये शायद अभी आपका एंट्री लेवल होगा, इन चीज़ों से आपको वास्ता नहीं पड़े, लेकिन जब आप मैनेजरियल लेवल पर आएँगे तो आपको इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ेगा। अच्छा, तो 6-7 तक तो हम चले गए थे, ये हमने देख लिया था। अब ये जो पावर्स हैं कि सीज़नल फैक्ट्री को एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं या फैक्ट्री के कुछ पार्ट को आप फैक्ट्री डिक्लेयर करें, कुछ को ना करें, क्यों? जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, ये बात उसको समझ में आएगी जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ेंगे। अब आप इसमें देख लें, यहाँ पर एग्ज़ेम्पशंस दी गई हैं कि अगर इस किस्म की चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, सीज़नल फैक्ट्री है या आप कुछ पार्ट्स को नहीं करें, तो ये सेक्शंस इस एक्ट के ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 16, 17, 18, 19 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इनको अगर हम रैंडमली देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी सेक्शन को देखें, कोई एक नंबर बता दें ताकि मैं जो आप लोग कहेंगे उसी उसी नंबर को हम खोल लेते हैं। जो पहला बोलेगा उसी पे नंबर पे चलेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25। एक नंबर बता दें। सर 23। 23 ठीक है। हम 23 पे जाते हैं, सेक्शन 23। अब हम क्या देख रहे हैं, ये सेक्शन एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा जब आप फैक्ट्री के स्टेटस को हटाते हैं या सीज़नल फैक्ट्री पे जाते हैं। 23 में क्या लिखा हुआ है? 23 23 में यूरिनल्स की बात आ रही है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हर एक को जितने वर्कर्स हैं उनके लिहाज से सफिशिएंटली आपको यूरिनल्स प्रोवाइड करने हैं। लेकिन जब आप सीजनल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं या एग्जेम्प्ट कर रहे हैं किसी एरिया को कि ये एरिया है, यहाँ पर
इसे आप फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, तो फिर आप पर ये बाइंडिंग भी नहीं है, आप यूनिनल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम किसी और को देखें, ये जैसे 22 है, 22 ड्रिंकिंग वाटर है। अब अगर फैक्ट्री का स्टेटस चला गया है, आपने कहा ना फैक्ट्री का स्टेटस नहीं है, तो अब आप ड्रिंकिंग वाटर फराहम करना अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसे पीना है पानी घर से लेकर आए। या इसी तरीके से यहाँ पर कहीं लिखा होगा कि वॉशिंग प्लेस के 20 फीट के अंदर अंदर नहीं, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ओके, अगर किसी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ये पढ़ने में आ रहा है ना, 250 वर्कर्स, अगर 250 से ज़्यादा वर्कर हैं तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि हॉट वेदर में कूलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई मैकेनिज्म रखें। ठीक है, अब आप बात समझ रहे हैं ना कि फैक्ट्री का स्टेटस है, 10 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो फिर ये लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। दूसरी तरफ बेनिफिट मिल रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको फ़ायदा हो रहा है, दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आपको ये फैसिलिटीज़ भी देनी है। ड्रिंकिंग वाटर, और अगर 250 से ज़्यादा वर्कर आपके पास काम कर रहा है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जिसमें सारे सब शामिल हो जाएँगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हो जाएँगे और परमानेंट वाले भी हो जाएँगे। 250 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो गर्म मौसम में इसको ठंडा करने का कोई मुनासिब ज़रिया रखना पड़ेगा। आप बर्फ़ डाल के करें, कूलर्स लगाएँ, कुछ भी करें, ठंडा पानी देना है। ठीक है? इसी तरीके से सिमिलर प्रोविजंस हैं। लाइटिंग है, प्रॉपर लाइटिंग होगी, ओवरक्राउडिंग से आपको बचाना है, ये सब इसमें शामिल हैं। जहाँ पर फैक्ट्री का स्टेटस नहीं आएगा तो इन चीज़ों को आप एग्ज़ेम्प्ट कर देंगे। वर्डिंग दोबारा पढ़ लें ताकि ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाए। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, ये सब इन सबको shall not apply in the first instance to any factory where not more than 19 workers are working or were working on any day of 12 month immediately preceding। 19 से कम वर्कर अगर काम करेंगे तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको पूरी नहीं करनी है। पीने का पानी भी फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, यूरिनल्स प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी में से कोई एक सेक्शन शायद कैंटीन का भी होगा, कैंटीन की जगह प्रोवाइड करना भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, 20 से कम वर्कर हैं, या फैक्ट्री का स्टेटस आपने एग्ज़ाम करा दिया, या गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया कि फैक्ट्री का स्टेटस नहीं है, तो फिर आप ये फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, बाय लॉ नहीं देंगे। वरना तो इंस्पेक्टर जब आता है, लेबर इंस्पेक्टर, वो इन फैसिलिटीज़ को विजिट ज़रूर करता है कि आप ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, तो हम जनरली इस पूरे पोर्शन को हम पढ़ते हुए आ जाएँ, तो इसमें इसी किस्म की बातें कि फैक्ट्री का स्टेटस दिया जा रहा है, फैक्ट्री का स्टेटस नहीं दिया जा रहा, फैक्ट्री का स्टेटस चला गया है, आप लेना चाह रहे हैं, अप्लाई कर दें, फैक्ट्री का स्टेटस आपको दे दिया गया, आप चाह रहे हैं कि फैक्ट्री का स्टेटस अभी मुझे नहीं चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर डिसीजंस लिए जाएंगे। सेक्शन 11 को थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस और थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करते हैं चीज़ें। सेक्शन 11 में जब अब ये इसको देख लेते हैं कि जब हमने बात की थी ना रफली, कि कहीं पे भी काम शुरू करने से पहले आपको कंसर्न लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन वगैरह लेनी होती है, तो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि किसी भी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर कराना पड़ेगा, और फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन होगी डायरेक्टरेट ऑफ लेबर से। आपकी फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, आप फैक्ट्री में काम शुरू नहीं करेंगे। फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसके बाद फिर आप जो लेबर इंस्पेक्टर की हमने बात की ना, कि लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा काम शुरू करने से पहले, सीजन फैक्ट्री के हवाले से खास तौर पर, वो तो उसके बाद की बात है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके बाद फिर जब काम शुरू कर रहे हैं तो आप इंस्पेक्टर को बताएं उन पर्टिकुलर के साथ कि किस टाइम पर कितनी देर तक कितनी पावर इस्तेमाल करके आप किस नेचर का काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर रजिस्ट्रेशन की बात है, और जब फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ लेबर तो होगा, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर को जब अप्लाई करेंगे तो उसमें जो अहम बात है वो ये कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी एनओसी आपके पास होना चाहिए, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से भी आपके पास एनओसी होना चाहिए। मतलब अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि ओके, आपने तमाम चीज़ें सोचने के बाद कहा कि ओके मैं अपनी फैक्ट्री डेवलप कर रहा हूँ, फैक्ट्री मुझे लगानी है, तो आपको अपनी फैक्ट्री रजिस्टर करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? रजिस्ट्रेशन होगी डायरेक्टरेट ऑफ लेबर से, सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ लेबर से। तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह आप देंगे, और इसको अप्लाई करने से पहले, मतलब जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी कर दिया है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से एक एनओसी हो। मतलब क्या होगा उसमें, यही चीज़ें होती हैं कि आप का जो एरिया है
वो इंडस्ट्री से करीब है, आपने इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के हवाले से चीज़ें वो आपने मेंटेन की हुई है, एचवेक सिस्टम लगाया है, नहीं लगा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज के लिहाज से। और दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से एक एनओसी चाहिए होगा। मतलब जो आपका वेस्ट है, वेस्ट को ट्रीट करके फेंक रहे हैं या सीधा जो भी पीछे नाला गुजर रहा है उसमें आप बहा रहे हैं उसको ओपन सीवरेज में। किसी किस्म का कोई डेंजरस केमिकल्स हैं, उन्हें आप ट्रीट करके फेंक रहे हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं। अब जैसे एक बिल्कुल मैं कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग भी, आप, मैं, हम सब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं ना, इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं? हो गया शुरू बचपन से करते हुए आ रहे हो, 9th क्लास से पहली दफ़ा आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया होगा। इस्तेमाल हो गया, टाइट्रेशन हो गई या चलो HCl हो गया, टाइट्रेशन हो गया, अब क्या कर रहे हो? क्या करते हैं उसके बाद? कॉन्सन्ट्रेटेड जो होता है, सिंक में फेंक देते हो ना? दिस इज़ डेंजरस। जी नहीं करते, ऐसा नहीं करते। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो गाइडलाइन है, या इवन जो भी तरीके की लैब होगी, कराची में ही बहुत अच्छी-अच्छी लैब्स हैं, वहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं फेंकेंगे। आपने काम कर लिया, टाइट्रेशन हो गई, जो कुछ जैसा भी लिक्विड है, उसे आप एक अलग कंटेनर में जमा करोगे। उसके बाद उसका डिस्पोज़ल होगा, किस तरीके से इसे डिस्पोज़ ऑफ करना है। ऐसे ही जिस तरह लैब्स में वॉशिंग एरियाज़ होते हैं, हम बहा देते हैं सब चीज़ें, हमारे वर्कर्स भी यही कर रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर है हमें भी अवेयरनेस कम है, जैसे-जैसे आप लोगों को भी अवेयरनेस है, अपनी-अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इसको अप्लाई करते रहिएगा। बहरहाल अभी हम सिर्फ़ ये बात कर रहे हैं, हमने शुरू में थोड़ा-सा ये डिस्कस किया है कि फैक्ट्रीज़ का स्टेटस कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। कब गवर्नमेंट का पावर है, फैक्ट्री का स्टेटस लिया जा सकता है। सीज़नल फैक्ट्री को फैक्ट्री कहा जा सकता है, फैक्ट्री को सीज़नल कहा जा सकता है। हमें कंडीशंस ज़हन में रखनी, कब सीज़नल सीज़नल फैक्ट्री कौन-सी कहलाती है और फैक्ट्री क्या कहलाती है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स को अलग फैक्ट्री कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फॉर अभी जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़हन में रखें कोई एक बड़ी जगह है आपके पास, एकड़ों पर फैली हुई ज़मीन है। उसी के अंदर आपने फ्रूट फार्म लगाया हुआ और आपकी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। तो अगर तो आपने ये किया कि जो आपका फार्म है, फार्म को उस बिल्डिंग के नॉट बिल्डिंग, एरिया के अंदर आपने रखा हुआ, उसको भी फैक्ट्री के तौर पे डिक्लेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ पर भी, और ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो पोर्शन आएगा, वो सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, ओके, इफ नो तो आप उसे एग्ज़ेम्प्ट कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी फैक्ट्री जिसे आप कह रहे हो, उसमें से कुछ एरियाज़ को भी फैक्ट्री कहा जा सकता है, कुछ को एग्ज़ेम्प्ट किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्लस फिर अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि काम शुरू करने से पहले, ख़ास तौर पर सीज़नल फैक्ट्री में काम शुरू करने से पहले आपको एरिया का जो लेबर इंस्पेक्टर है, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप काम शुरू कर रहे हैं। और सीज़नल फैक्ट्री नहीं, जनरल फैक्ट्री है जिसमें साल के 12 महीने, तो पहली दफ़ा जब आप काम शुरू करोगे तो आप लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करोगे कि आप काम शुरू कर रहे हो। पर्टिकुलर्स इधर लिखे हुए हैं, अभी हमने डिस्कस भी किए हैं। नई फैक्ट्री आप बना रहे हो या इस एक्ट से पहले की फैक्ट्री बनी हुई थी, फॉर एग्जांपल 2013 की कोई फैक्ट्री थी, तो 2015 की फैक्ट्रीज एक्ट में ये कहा गया है कि अब आप तमाम फैक्ट्रीज को रजिस्टर कराओगे। और रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए कह दिया गया है, ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट है, इसको देखिएगा। रजिस्ट्रेशन होगी डायरेक्टरेट ऑफ लेबर से। रजिस्ट्रेशन या यूँ कह लें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टरेट ऑफ लेबर से मिलेगा। और डायरेक्टरेट ऑफ लेबर से सर्टिफिकेट लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएँगे, फीस वगैरह और जो भी है, उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एनओसी, एनओसी आपको चाहिए इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से, और आपको अप्रूवल चाहिए एससीपीए से, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से, कि हाँ, आप जो वेस्ट है आपकी फैक्ट्री का, उसको प्रॉपर्ली आप ट्रीट करके आप फेंक रहे हैं। ठीक है, या अगर आप लोग देखें तो आप लोगों, अगर आप लोग रिकॉल करें 2000, सही मुझे याद नहीं आ रहा, 7 है या 9 है, उसमें एक बड़ा स्कैंडल आया था कि मलीन नदी में जितनी सब्जियों की काश्त हो रही है, वो उस वेस्ट से हो रही है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट आ रहा है। तो इसमें जो सब्जियां हैं उसमें आर्सेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जब आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये स्कैंडल वहाँ से शुरू हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉमन वेस्ट हमारा जा रहा होता है। एक जर्नल ही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक S3 प्रोजेक्ट का नाम सुना है? S3 तो बड़े प्रोजेक्ट हैं कराची में जो पता नहीं कब होंगे। एक K4 है, K4 जो है, K3 एक K4 जो नहीं, एक K4 है, जी वो सर। अलग है, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एक है S3, S3 सर्च कर लीजिएगा, मैं जनरली में बता रहा हूँ। S3 ये पूरा जो आपकी लियारी नदी है, S3 में सारा जितना भी ये वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट है या किसी भी किस्म का सीवरेज का है, ये सब S3 में ट्रीट होके समंदर में गिरेगा।
वरना इस वक्त क्या हो रहा है, सारा पानी समंदर में जा रहा होता है। अभी भी जुलाई में अगर आप लोग, खैर मैं तो नहीं गया, तो सीवी तस्वीरें देखी थी, वसीम अकरम ने लगाई थी कि सीवी पे सारा कचरा आ गया था। पूरा कचरा क्या था, वो सारा जो नदियों का पानी जो जा रहा है वो सब समंदर में गया था, समंदर सारा सीवी पे फैला दिया था कचरा, सारा साफ करना पड़ा था। तो अगर S3 प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो इस तरीके की वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी में पढ़ेंगे ना इसको, तो या अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, तो उधर इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। बहरहाल ये इन डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही थी, इंपॉर्टेंस में से ये बताना चाह रहा था कि डायरेक्टर ऑफ लेबर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की भी क्लियरेंस और SEPA की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर इसके बाद ये इंस्पेक्टिंग स्टाफ की बात करें, ये वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जनरल में समरी बता देता हूँ, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो बात वही आएगी। इंस्पेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सीधी बात, ये वही वर्डिंग्स जिस इन वर्डिंग से आप लोग फैमिलियर हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, अपॉइंट की जब बात आ रही है, ये रहा अपॉइंट का वर्ड, जब अपॉइंट की बात आ रही है, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो यकीनन ऑफिशियल गजट की बात आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है इंस्पेक्टर्स को। अच्छा, इंस्पेक्टर के अलावा फिर उसी के साथ किसी एक बंदे को चीफ इंस्पेक्टर के तौर पर भी अपॉइंट करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंट करेंगे। अगेन जो इंस्पेक्टर होगा उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई। और डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर इंस्पेक्टर है, या यूं कह लें आसान अल्फाज में थोड़ा घुमा के अगर हम कह लें कि उसके पास इंस्पेक्टर्स की पावर है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर तो एडिशनल इंस्पेक्टर होगा ना, वो तो खुद अपनी डेजिग्नेशन है डिप्टी कमिश्नर है, तो डिप्टी कमिश्नर भी इंस्पेक्टर होगा अंडर दिस एक्ट। यूं कह लें कि आसान अल्फाज में डिप्टी कमिश्नर के पास भी लेबर इंस्पेक्टर की पावर है, या और खुलकर अगर हम बात कर लें तो एरिया का जो डीसी है वो भी आपकी फैक्ट्री में छापा मार सकता है। ठीक है, आसान तरीन अल्फाज में ये बात हो जाएगी। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास इंस्पेक्टर की पावर है। कहाँ लिखा हुआ है, किसने पावर दी, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में डीसी को भी ये पावर है। इसी तरीके से अगर सिंध गवर्नमेंट समझे कि एरिया में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, इंस्पेक्टर्स कम है, सैंक्शन पोस्ट है, तो फिर कुछ और ऑफिसर्स पब्लिक ऑफिसर्स को एडिशनल इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं कि ये आपकी इजाफी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कितनी इंडस्ट्रीज होंगी, अच्छी खासी इंडस्ट्रीज हैं। कुछ एरियाज के जो इंस्पेक्टर, उस एरिया को जो इंस्पेक्टर भी कवर नहीं कर पाएगा। इसी तरह साइड एरिया की बात कर लें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वैसे साइड एरिया में, साइट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सर ये वाला जो वेस्ट में आता है एक तो। साइट वेस्ट में आता है। ठीक है, वो वेस्ट में आएगा, साउथ में आएगा, चलें ये देख सर लीजिएगा। कोरंगी वाला शायद साउथ देखो कोरंगी तो अलग और हो ये गया ना, वाला शायद देखो कोरंगी तो डिस्ट्रिक्ट ही अलग कोरंगी। हो गया ना। ठीक है ना, मैं ये जो साइट एरिया है, ये हबीबगंज चौरंगी के बाद शुरू हो जाता है साइट एरिया। नाजाबाद से हम आगे जाते हैं, तो वेस्ट वेस्ट हो गए, साउथ हो गए, देख लीजिएगा। बहरहाल ये चीजें ना आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीजें, इन्हें ध्यान में रखना, आगे जाके कहीं ना कहीं ये काम आएंगी। बहरहाल ये इंस्पेक्टर्स की बात हो रही थी, जनरल चीजें हैं, बड़ा टैक्स है, लेकिन काम की बात सिर्फ इतनी ही है। इंस्पेक्टर होगा, अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, डीसी को भी इंस्पेक्टर की पावर है, इंस्पेक्टर्स के अलावा एक चीफ इंस्पेक्टर होगा, और गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि अगर वो जरूरत महसूस समझे तो पब्लिक ऑफिसर्स को, हर किसी को नहीं, नए इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे, किसी पब्लिक ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर को एडिशनल इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि भाई जरा विजिट ज्यादा कर लिया करें, या इंडस्ट्री ज्यादा है, विजिट्स कर लें, इंस्पेक्शंस कर लें। ठीक, ये चीजें यहाँ इंस्पेक्टर्स के हवाले से। और इंस्पेक्टर के हवाले से फिर जब पावर ऑफ इंस्पेक्टर की अगर बात करेंगे, तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर में जनरली वही पावर्स हैं, एंटर एंटर होंगे हर उस जगह पर जहां पर, हर वो जगह जो या तो फैक्ट्री हो, जो फैक्ट्री के तौर पे यूज हो रही है, या फैक्ट्री डिक्लेयर की गई होगी। ठीक है, फैक्ट्री वाली एरिया पर विजिट कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। एंटर होने के बाद क्या क्या करेंगे, एंटर होने के बाद सच एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेमिसेस एंड प्लांट ऑफ एंड ऑफ एनी प्रिस्क्राइब रजिस्टर। ये किस रजिस्टर की बात हो रही है, आप लोग के पास डॉक्यूमेंट सर्च कर लीजिएगा, आखिर में कहीं लिखा हुआ है कि वर्कर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है। उस रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं, किसी बच्चे से तो काम नहीं करा रहे हैं, चाइल्ड लेबर की वायलेशन, एडोलेसेंट से जो काम करा रहे हैं, वर्किंग आवर्स कितने रखे हुए हैं,
वुमेन से आप काम करा रहे हैं, वुमेन से 7 बजे के बाद तो काम नहीं करा रहे, या 7 बजे के बाद काम करा रहे हो तो 10 बजे तक काम करा रहे हो, ट्रांसपोर्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इन चीज़ों को चेक करेंगे, ये वायलेशंस हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्विकली आप इसको देखिएगा, सर्टिफाइंग सर्जन है, सर्टिफाइंग सर्जन सर्टिफिकेट इशू करेगा, ये अंडर सेक्शन 14 मेडिकल फिटनेस का। वर्कर्स को एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि आइदर दे आर फिट टू वर्क और नॉट, वो सर्टिफाइंग सर्जन इशू करेगा। वो एक कोई भी वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट में अपॉइंट सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन क्या काम करेगा, वो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक, यहाँ तक है। इसका फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से चीज़ें शुरू हो रही हैं, जो कि डेफिनेटली वो एक नहीं कम से कम 3 वीडियोस में कवर होंगे अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मैं अलग से लेकर जाऊंगा। आप लोग ये कीजिएगा कि जो आप लोग अगला सेशन जब भी होता है, मेरा अभी ये इरादा है कि मैं फ्राइडे सुबह एक सेशन लूँ, लेकिन ये मैं आपको कल फर्स्ट हाफ में कंफर्म कर दूंगा इसी तरह अनाउंसमेंट के जरिए। हो जाता है ठीक है, वरना फिर वीडियो के थ्रू करेंगे। फ्राइडे जो सेशन करते हैं हम, उसमें आप लोग ये कोशिश कीजिएगा, बल्कि मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट में आ गया, तो थोड़ा जो आपके इंटरेस्ट की बात हो ना, डायरेक्ट आपके इंटरेस्ट की बात हो, यहाँ पर सेक्शन 54, सेक्शन 54 जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। 54, 55, 6, 7, 8, 59 तक कम से कम ये चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम वर्किंग आवर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, कितनी वर्किंग आप कर सकते हैं, कितने वर्किंग के बाद आपको ओवर टाइम ड्यू हो जाता है। इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोविजंस हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन की रिस्ट्रिक्शन देख लीजिएगा, नाइट शिफ्ट की प्रोविजंस हैं, ओवर टाइम की कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस हम करेंगे। इन्हें अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा, उससे बाद फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें ले लेंगे। क्योंकि फिर जब आप थोड़ा सा पढ़कर आएंगे ना तो ज़रा चीज़ें आसान होती हैं। और फिर एक अलग सेशन होगा वर्किंग आवर्स के अलावा, क्योंकि उसमें फिर जो ओवर टाइम की पेमेंट आती थी वो ज़रा डिटेल, वो सिर्फ अलग यूनिट हो जाता है। फिर हॉलीडे विद पे, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा 72 से लेकर 80 तक, अगले सेशन के लिए नहीं, उससे अगले सेशन के लिए, क्योंकि ये मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस ही करूँ। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि ये आपके अपने इंटरेस्ट में, आपके अपने इंटरेस्ट में कि ये दो चीज़ें कहाँ चल गया, ये वाले चैप्टर 5 और चैप्टर 4, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये आप लोग काइंडली डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, अभी आपने कहा, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लिनिकल स्टाफ भी वर्कर की कैटेगरी में आ रहे हैं, या वो नहीं हुआ आप मैनेजर हैं तो कम से कम आप वर्कर्स को हैंडल तो कर रहे होंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता हो कि वर्कर से आप वीक में कितने घंटे काम करा सकते हो, उसके बाद ओवर टाइम डी होगा, दिन में कितनी देर काम करा सकते हो, नाइट शिफ्ट्स कब एप्लीकेबल होंगी, ओवर टाइम की कैलकुलेशन क्या होगी। इसी तरह छुट्टियाँ, छुट्टियाँ कोई कर रहा है तो छुट्टियों की पेमेंट कब तक आप दोगे, कब लीव विदाउट पे लगना शुरू हो जाएगी, पेमेंट कब देनी है, कितना डिले कर सकते हैं पेमेंट। आपको अगर 1-1 महीने तक तनख्वाह नहीं मिले तो फिर आप क्या कोर्ट में जा सकते हो। यकीनन स्टील मिल वाले जो वर्कर्स और ऑफिसर सारे ग्रेड के लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में इनकी जो सुनवाई होती है, बात सुनी जाती है, वो इसीलिए तो सुनी जाती है क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि आप अगर आपने मंथली साइकिल रखी है पेमेंट की, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपको सैलरी देनी है। सैलरी नहीं देंगे तो फिर आपको रेलेवेंट कोर्ट में जा सकता है वर्कर। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ये इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़कर आप पढ़ो तो ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें इसमें वो चीज़ें आएंगी जितना एडिशन जो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशंस या लोगों के जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हैं वो मैं सब शेयर करने को तैयार हूँ, लेकिन सवाल करने पर, खुद से नहीं। ठीक है, फिलहाल हम इसे यहाँ पर एंड करते हैं। अगर किसी किस्म को कोई सवाल है तो वो कर लें, ताकि अगर जवाब नहीं भी दे सको तो मैं कुछ ना कुछ मैं वीडियो में इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर मुझे पूछना था, जी जी सर जैसे फार्मा कंपनीज में भी सीजनल मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिन की, तो वो फैक्ट्रीज में आती हैं फिर या सीजनल उसमें आती हैं? क्योंकि जो पूरा साल भी काम कर रही हैं वो सीजनल भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ऐसी भी फार्माज हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सीजनल नहीं कहलाएंगी, क्योंकि देखिए सीजनल फैक्ट्री के हवाले से अगर हम देखें तो बाकायदा डिफाइन कर दिया गया है कि सीजनल फैक्ट्री आप किसे कहेंगे। एक मिनट में अगर डेफिनेशन निकाल सकूं,
ये यहाँ पर सीजनल फैक्ट्री से डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्पेसिफाई कर दिया है कि इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसे आप सीजनल फैक्ट्री बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे आप सीजनल फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखें, जिसे हम कह रहे हैं ना सीजनल, वो सीजनल नहीं है। सीजन मतलब जो मेडिसिन हैं सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, और सिंथेटिक मतलब जो रॉ मटेरियल है वो तो सिंथेटिक है ना, उसके लिए किसी सीजन की जरूरत नहीं है, जी सर। ठीक है। लेकिन वो जो होता है ना कि किसी ठीक। मंथ प्रोडक्शन ज्यादा होते, किसी मंथ प्रोडक्शन कम होते, वो मार्केट डिमांड से रिलेटेड है। तो वो मार्केट डिमांड है। अब मैं जैसे एग्जांपल दूं, आर्टिमीथर वगैरह होती है ना, ये एंटी मलेरियल प्रोडक्ट्स हैं, साल में एक आध दफा कोई बैच बनता है, यस ज्यादा सर। खपत होती नहीं है, कभी कभी बनता है वो, जो साल भर चल। इसी तरह एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ कुछ एंटीबायोटिक जब भी सीजन जब ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये सितंबर का महीना हो गया, या बारिशों का जमाना हो गया, या ये फरवरी मार्च जब ट्रांजिशन हो रहा होता है सीजन का, इस वक्त एकदम से जब फ्लू वाला सीजन आता है, एंटीबायोटिक्स आ रही होती है ज्यादा, ठीक है। या तो वो मार्केट डिमांड है, उसको हम सीजनल नहीं कह सकते। सीजनल वो है जो ओके कि सर। सीजन से रिलेटेड है ना, रॉ मटेरियल ओके जिसका सर। सीजन पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे अभी नजर नहीं आया, ये फिश इंडस्ट्री है, झींगे साफ कर रहे होते हैं, उसकी अभी यहाँ तक मुझे कुछ नजर नहीं आया। पुराने एक्ट में शायद कहीं ना कहीं लिखा था, उसे ही बहरहाल देख लेंगे। उसको फिलहाल आप फूड प्रोसेसिंग में ले जाएं, फ्रूट प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, वो फूड प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इसे आप लोग थोड़ा और देखिएगा। ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, ये सेशन काफी बोरिंग था, अच्छा खासा बोरिंग था, क्योंकि वो इसलिए बोरिंग है क्योंकि आप लोगों का अभी तक इन चीजों से वास्ता पड़ा नहीं है। जो लोग अकोपायर के, तो अकोपायर तो बड़ी चीज होता है, मैनेजर लेवल पे काम कर चुके हैं, उन्हें इन चीजों का अंदाजा है, जिनका कि ये चीजें हैं क्या, खासतौर पर जिनका लेबर इंस्पेक्टर से वास्ता पड़ता है। आप लोगों का वास्ता लेबर इंस्पेक्टर से इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना वास्ता आप लोगों का ड्रग इंस्पेक्टर से पड़ेगा। और वो जब आप लोगों ने पढ़ा, इंटरेस्ट उसमें था, क्योंकि आप लोग भी ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर आप बनेंगे नहीं, क्योंकि उससे उससे बड़ी चीज होती है ड्रग इंस्पेक्टर, तो इसमें शायद इतना इंटरेस्ट ना हो। आपका इंटरेस्ट इन दो चैप्टर्स मैंने आपको मार्क किए हैं, ये काइंडली पढ़ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप सब लोगों से अलग ही नजर आएंगे फील्ड में जाने के बाद, वरना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं ओके कंफर्म सर। कर दूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा कल तक, तो फ्राइडे इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। मीटिंग का टाइम तकरीबन एंड हो रहा ओके है, सर। यहीं पर ही मैं इसको कंक्लूड करूँ, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।